गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने अल्पकालीन उत्पादन फलन अर्थात जो उत्पत्ति के नियम थे उन नियमों का अध्ययन किया। आज हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन अर्थात पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पैमाने में वृद्धि का तात्पर्य है सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना, अर्थात साधन अनुपातों को स्थिर रखते हुए सभी साधनों को जब बढ़ाया जाता है, जब किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी साधनों को बढ़ाया जाता है तो इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है, सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। इसलिए दीर्घकाल में जब उत्पत्ति के सभी साधनों को एक समान अनुपात में परिवर्तन करने पर उत्पत्ति की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है, उत्पादन की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। संक्षेप में यूँ कहा जाए कि उत्पत्ति के सभी साधनों में अर्थात प्रोफेसर वॉटसन ये कहते हैं कि जो पैमाने के प्रतिफल का संबंध है वो सभी कारकों में, सभी घटकों में, सभी साधनों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। अर्थात ये एक दीर्घकालीन अवधारणा है। तो हम संक्षेप में यूँ कह सकते हैं कि उत्पत्ति के जब सभी साधनों को एक साथ एक समान अनुपात से यदि परिवर्तित किया जाए तो उत्पत्ति की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे हम पैमाने के प्रतिफलों के नाम से जाने जाएंगे या उसे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। तो जो पैमाने के प्रतिफल हैं, इनके उपरोक्त विवेचन से इनके संबंध में निम्न तथ्य जो है वो उल्लेखनीय है। पहला तो है कि जो पैमाने के प्रतिफल हैं इनका संबंध दीर्घकाल से है, अर्थात ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर आधारित होते हैं। दूसरा है कि पैमाने के प्रतिफल में उत्पत्ति के सभी साधनों का पारस्परिक अनुपात स्थिर रहता है, अर्थात सभी साधनों की इकाइयों को सभी साधनों की इकाइयों में समानुपातिक परिवर्तन किया जाता है या एक समान अनुपात में उन्हें परिवर्तित किया जाता है, अर्थात कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता है। तीसरा है कि जो पैमाने के प्रतिफल हैं उनका अध्ययन करते समय साधनों की जो कीमतें हैं वो स्थिर मान ली जाती है और इसके साथ ही तकनीक भी स्थिर रहती है और उत्पादन की जो गणना है वो मात्रा से की जाती है, भौतिक मात्रा से, न कि उनके मूल्यों से। इस प्रकार जो पैमाने के प्रतिफल हैं उनके संबंध में हम निम्न जो अवस्थाएं हैं उनको हम स्पष्ट कर सकते हैं। एक है कि पैमाने के बढ़ते हुए या वर्धमान प्रतिफल, दूसरा है पैमाने के समतामान या स्थिर प्रतिफल, और जो तीसरा है वो है पैमाने के ह्रासमान या घटते प्रतिफल। पहला हम पढ़ते हैं पैमाने के वर्धमान या बढ़ते हुए प्रतिफल। जब उत्पादन प्रक्रिया में उत्पत्ति की मात्रा ठीक उसी अनुपात से बढ़ती है जिस अनुपात से हम साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं, उत्पादन की मात्रा उस अनुपात से बढ़ती है कि यदि साधनों की मात्रा में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करें तो जो उत्पादन है वो आनुपातिक रूप से अधिक तेज गति से बढ़ता है, तो उसे हम वर्धमान प्रतिफल कहते हैं। अर्थात जब वस्तु के उत्पादन में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन
उत्पादन के साधनों में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो उसे पैमाने के वर्धमान प्रतिफल कहा जाता है। अर्थात यदि हम साधनों को, जैसे हम दो साधन लें x और y, उससे हमें उत्पादन 10 प्राप्त हो रहा है, और यदि साधनों की मात्रा हम दुगुना कर दें अर्थात 2x + 2y कर दें तो हमें उत्पादन जो है वो 20 की उत्पादन जो है वो दुगने से अधिक, अर्थात पहले 10 था, अब वो 10 की बजाय 20 की बजाय वो 30 या 35 हो जाए, अर्थात दुगने से भी अधिक हो जाए, या तो उसे हम पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल कहा जाएगा। अर्थात इस नियम के अनुसार उत्पादन के साधनों में की गई निश्चित वृद्धि से क्रमशः अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, या हम इसे दूसरे स्वरूप में इस रूप में कहें कि समान मात्रा में उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें उत्तरोत्तर कम साधनों की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, या कम साधनों पर भी उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त हो जाता है। जैसे हम कहें कि यदि उत्पादन में साधनों की मात्रा में 10% वृद्धि करी और उत्पादन की मात्रा में 30% के बराबर वृद्धि हो जाए, तब हम उसे पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति कहेंगे। हम इस रेखाचित्र में देखें कि इस रेखाचित्र की सहायता, समोत्पाद वक्र की सहायता से भी इसको समझाया जा सकता है। जैसे हमने x एक्सिस पर साधन A की इकाइयाँ और y एक्सिस पर साधन B की इकाइयाँ ली, IP1, IP2, IP3, IP4, ये जो हैं ये समोत्पाद रेखाएं हैं जहाँ पर उत्पादन हमें क्रमशः 100, 200, 300 और 400 इकाइयों के 400 इकाई, और OS जो रेखा है वो पैमाने की रेखा है जिसे विभिन्न समोत्पाद रेखाएं PQ क्रमशः PQ, QR और RT इन भागों में बांटती है। अर्थात उत्पादन की मात्रा की वृद्धि दर समान है 100, जबकि जो साधन की इकाइयाँ A और B की, इनमें जो वृद्धि का अनुपात है वो क्रमशः घटते हुए क्रम में है। अर्थात पहले यदि हम जब 100 उत्पादन प्राप्त करते हैं तो OA के बराबर मात्रा लगाते हैं, जब हम पुनः 100 के बराबर उत्पादन प्राप्त करते हैं तो A1, A2 के बराबर ही X की मात्रा और B1, B2 के बराबर ही Y की मात्रा लगाते हैं। अर्थात जो हमारी मात्रा है वो पहले की तुलना में कम हो गई है। या हम इसे यूँ भी समझा सकते हैं कि RT इज़ लेस देन QR इज़ लेस देन PQ। इसका तात्पर्य यह है कि उत्पादन की 100 अतिरिक्त इकाइयाँ प्राप्त करने के लिए A एवं B इन दोनों साधनों की उत्तरोत्तर कम मात्रा की आवश्यकता होगी। अर्थात साधनों की मात्रा में की गई वृद्धि की तुलना में जो उत्पादन की मात्रा है उसमें अधिक वृद्धि हो रही है। यही पैमाने के वर्धमान प्रतिफल है। अर्थात समान मात्रा में उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर कम साधनों की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। अब हम ये जो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल है, इन पर जो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल मिलने पर साधनों के दिए हुए मूल्यों पर फर्म की जो दीर्घकालीन औसत लागत और जो दीर्घकालीन सीमांत लागत है वो दोनों घटती है, जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं। लेकिन जो LMC है वो LAC की तुलना में LAC की तुलना में तेज गति से गिरती है, जैसा कि इस रेखा चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। अब ये जो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल हैं ये क्यों प्राप्त होते हैं? अर्थात साधनों की तुलना में जो उत्पादन है वो तेज गति से बढ़ता है, उसके कुछ मुख्य कारण हैं। उसमें पहला कारण है साधनों की अविभाज्यता। जो उत्पत्ति के साधन हैं, कुछ साधन या अनेक साधन जो हैं वो अविभाज्य होते हैं। कुछ साधन निश्चित आकार के होते हैं जिसके कारण उनको विभाजित करके प्रयोग नहीं किया जा सकता। उनकी अविभाज्यता के कारण प्रारंभ में
इन साधनों का पूर्ण विदोहन संभव नहीं हो पाता है। तो जो जो हम पैमाने में वृद्धि करते हैं, इन अविभाज्य साधनों का पूर्ण प्रयोग होने से पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये जो अविभाज्य साधन हैं, उत्पादन का आकार छोटा होने पर भी इनका प्रयोग कभी कभी कुछ साधन ऐसे अविभाज्य होते हैं जो उत्पादन का आकार छोटा होने पर भी उनका प्रयोग होता है और बड़े पैमाने की उत्पत्ति में भी उनको काम में लिया जा सकता है। तो ये जो अविभाज्य साधन है, इस पर हमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ रहा है। तो इस कारण जब जो जो उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाती है, इनका पूर्ण विदोहन होने लगता है, तो जो हमारी प्रति इकाई लागत है वो घटने लगती है और हमें पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। दूसरा है श्रम विभाजन। प्रोफेसर चैम्बरलिन जो है वो श्रम विभाजन को बढ़ते प्रतिफल का मुख्य कारण मानते हैं। उनका ये मानना है कि जो श्रम विभाजन है वो विशिष्टीकरण को जन्म देता है, जिसके कारण अधिक क्षमता वाले विशिष्ट साधन प्रयोग में लाए जा सकते हैं और परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती। फिर विशिष्टीकरण के लाभ, अर्थात जब जो जो उत्पादन का पैमाना बढ़ाया जाता है, उत्पादन कार्य में विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण संभव हो जाता है। इससे उत्पादन साधनों की कुशलता बढ़ती है और इसके कारण अपेक्षाकृत कम साधनों से ही अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है। फिर है आंतरिक एवं बाह्य बचतें। पैमाना बढ़ाने से वर्धमान प्रतिफल इसलिए भी प्राप्त होते हैं कि विज्ञापन की मितव्ययिताएं, श्रम विभाजन, विपणन, सस्ती विक्रय व्यवस्था, अनुसंधान एवं आविष्कार अर्थात परिवहन एवं संचार साधनों के विकास होने के कारण परिवहन लागत न्यूनतम हो जाती है। प्रबंधकीय बचतें, इन सब से उत्पादन लागत कम होती है अर्थात मितव्ययिताएं होती है। इनके कारण इनसे बचतें प्राप्त होती है और इस कारण बढ़ते हुए प्रतिफल या वर्धमान प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी अवस्था है पैमाने के समता प्रतिफल। पैमाने के स्थिर प्रतिफल की दिशा में उत्पत्ति के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन भी ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है। अर्थात उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि इक्वल टू साधनों की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि। अर्थात जब हम इसको यूँ कह सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा ठीक उसी अनुपात से बढ़ती है जिस अनुपात से साधनों की मात्रा में हमने परिवर्तन किया। जैसे साधनों की मात्रा 20% बढ़े और उत्पत्ति में भी 20% वृद्धि हो जाए, तो यह समता प्रतिफल का परिचायक होती है। जैसा कि हम इस रेखाचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि OS हमारी पैमाने की रेखा है, IP1, IP2, IP3, IP4 ये जो हैं ये समोत्पाद रेखाएं हैं और OS रेखा को समान अर्थात PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RT इनमें बराबर बराबर विभाजित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि उत्पादन के दोनों साधन A और B इनकी बराबर बराबर मात्राओं के प्रयोग से उत्पादन में भी एक समान वृद्धि अर्थात 100 इकाई के बराबर ही वृद्धि प्राप्त की जाती है। जैसा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये PQ इक्वल टू QR इक्वल टू TR अर्थात ये जो हम उत्पादन की साधनों की मात्रा जितनी बढ़ा रहे हैं उतने ही अनुपात में हमारे उत्पादन में वृद्धि हो रही है। जैसा हम ये कहें कि उत्पादन में 10% वृद्धि करी, साधनों की मात्रा में 10% वृद्धि करी, तो उत्पादन की मात्रा में भी 10% ही वृद्धि होती है। तो ये समता मान प्रतिफल का परिचायक है। और इसके साथ ही साथ ये जो हमारी OS रेखा है, इसके इन विभिन्न बिंदुओं पर अर्थात जो हमारी रेखा है OP रेखा, इसके
बिंदु P पर PQ और QR और RT, इन पर उत्पत्ति की विभिन्न मात्राओं पर जो साधन की जो लागत है वो भी न्यूनतम लागत का सूचक है, जिसके कारण जो हमारी पैमाने की लागतें हैं, समता प्रतिफल के अंतर्गत जो हमारी लागतें हैं अर्थात सीमांत लागत और जो औसत लागत है वो भी स्थिर रहती हैं और बराबर रहती हैं, अर्थात AC इक्वल टू LAC इक्वल टू LMC, और ये दोनों ही एक क्षितिज रेखा के रूप में अर्थात एक्स एक्सिस के पैरेलल समानांतर रूप में पड़ी हुई होती है। अर्थात उत्पादन की मात्रा बढ़े तो भी हमारी इन लागतों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की मात्रा में एक निश्चित अनुपात में कमी या वृद्धि की जाती है तो उत्पत्ति की मात्रा में भी उसी अनुपात में कमी या वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं तीसरी स्थिति की पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल या पैमाने के घटती प्रतिफल। इसका तात्पर्य है कि जो उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि है वो साधन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि की तुलना में कम होती है। अर्थात उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में अनुपात से अपेक्षाकृत कम वृद्धि होती है तो उसे हम घटते हुए प्रतिफल कहते हैं। अर्थात उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें साधनों की क्रमशः अधिकाधिक साधनों की मात्राओं में वृद्धि करनी पड़ेगी या अधिक मात्राओं की आवश्यकता होगी। जैसे यदि हम साधनों की मात्रा में 30% वृद्धि करें और उत्पादन की मात्रा में फिर भी 20% या कम ही वृद्धि होती तो इसे हम घटते हुए उत्पाद पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। और ये जो स्थिति है कि ये स्थिति जो है वो सामान्यतः तब आती है जब उत्पादन या पैमाने का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके कारण जो हमारी समस्याएं हैं अर्थात इसमें अनेक जटिलताएं बढ़ जाती हैं, प्रबंधकीय जो प्रशासन की समस्याओं में वृद्धि होती है, जो संगठन की कुशलता है वो कम हो जाती है, जो निर्णय हैं उनमें विलंब होता है। इसके साथ ही श्रम साधनों की वृद्धि से उनकी जो क्रियाएं हैं उनमें नियंत्रण एवं समन्वय है उसमें दिक्कतें आती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आंतरिक एवं बाह्य बचतें जो हैं वो अमितव्यताओं या आंतरिक और बाह्य हानियों में परिवर्तित हो जाती है और एक सीमा के बाद अधिक साधनों के प्रयोग से उत्पत्ति अनुपात से कम बढ़ती है। अर्थात हमें ह्रासमान प्रतिफल, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ये जो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल है इसको हम इन समोत्पाद वक्रों के माध्यम से दिखा सकते हैं कि जो IP1, IP2, IP3, IP4 अर्थात आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है ये OS जो हमारी पैमाने की रेखा है उसको PQ, QR, RT भागों में बांट रही है, लेकिन इस पैमाने की रेखा पर प्रत्येक भाग जो है अर्थात PQ, QR और RT की जो लंबाई है वो बढ़ती जा रही है। या हम इसे यूँ भी कह सकते हैं PQ इज़ ग्रेटर देन QR इज़ ग्रेटर देन RT, ये जो हमारी पैमाने की रेखा है वो उस रेखा इसका जो प्रत्येक भाग है अर्थात PQRT इसकी जो लंबाई है वो बढ़ती गई है। अर्थात PQ इज़ लेस देन QR इज़ लेस देन RT। अर्थात जो दोनों साधन हैं A और B इनकी क्रमशः अधिक मात्राओं के प्रयोग से ही हम उत्पादन में समान वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। या हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि यदि हमें समान उत्पादन की मात्रा प्राप्त करनी है तो हमें
साधनों की मात्रा आनुपातिक रूप से ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो जो पैमाने के रसमान प्रतिफल हैं उनमें साधनों की मात्रा, समान उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें साधनों की अधिक मात्रा लगानी पड़ती है, अर्थात उत्पत्ति की जो मात्रा है वो साधनों के अनुपात से कम बढ़ती है। ये जो पैमाने के रसमान प्रतिफल नियम हैं, इनके लागू होने से दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत अर्थात LAC और LMC दोनों बढ़ती हैं, किंतु जो हमारी LMC है अर्थात दीर्घकालीन सीमांत जो लागत है वो दीर्घकालीन औसत लागत की अपेक्षा तेज गति से बढ़ती है। तो जो पैमाने के रसमान प्रतिफल नियम हैं उनमें आनुपातिक रूप से साधनों की मात्रा में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में कम वृद्धि होती है। अब हम इसी को जो दीर्घकाल में जो उत्पादन के सभी साधनों में समानुपातिक परिवर्तन करना तो संभव होता है, किंतु हम जो है इन सब को एक एकीकृत रूप में भी देख सकते हैं। जो तीनों अवस्थाएं हैं उनको हम एक ही उत्पादन फलन जो है वो इन तीनों अवस्थाओं को व्यक्त करता है कि जैसे प्रारंभिक अवस्था में जब साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो जो अविभाज्य साधन है उसका अधिक अच्छा प्रयोग और विशिष्टीकरण के लाभ आंतरिक एवं बाह्य बचतों के कारण पैमाने के या जो हमारे अविभाज्य साधन हैं उनका अधिक अच्छी तरह से प्रयोग हो पाता है, इसलिए हमें पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख सकते हैं, P से S तक जो है वो हमें वर्धमान प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात PQ इज ग्रेटर देन QR इज ग्रेटर देन RS, अर्थात ये हमें ये बता रहे हैं कि हमें समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने की, उत्पत्ति की मात्रा प्राप्त करने के लिए साधनों की मात्रा में आनुपातिक रूप से कम वृद्धि करनी पड़ रही है। फिर जो है उसके कुछ समय बाद तक, जब तक कि पैमाने के रसमान प्रतिफल की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और तब तक इस संक्रमण काल में पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं, अर्थात S से K बिंदु तक समता मान प्रतिफल की स्थिति है, जहाँ पर ST इक्वल टू TK, अर्थात हमें उत्पादन की समान मात्रा अर्थात 100 इकाई के बराबर उत्पादन करने के लिए है, हमें उत्पादन के साधनों में A और B दोनों उत्पादन के साधनों में उतनी ही मात्रा में वृद्धि करनी पड़ रही है साधनों की मात्रा में, और उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो रही। और अंत में इस अनुकूलतम स्थिति के बाद भी यदि हम साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो बड़े पैमाने की जटिलताएं हैं, प्रशासनिक समस्याएं, नियंत्रण एवं नियमन में कठिनाई, संगठन में कुशलता के अभाव, इन सब कारणों से जो हमारी आंतरिक और बाह्य बचतें हैं वो अबचतें में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात अमितव्ययिताएं बढ़ेगी और हमें घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अर्थात हम इस रेखा चित्र में देख सकते हैं कि K से V तक जो है वो घटते प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात Km इज लेस देन Mn इज लेस देन Nv। इसका तात्पर्य है कि समान मात्रा में हमें उत्पादन प्राप्त करने के लिए आनुपातिक रूप से साधनों की मात्रा में अधिक वृद्धि करनी पड़ रही है, अर्थात जो उत्पत्ति की मात्रा है उसमें अनुपात से कम वृद्धि हो रही है, और ये पैमाने के रसमान प्रतिफल की स्थिति को बताते हैं। धन्यवाद।